हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। और आज हम करेंगे सेक्शन विधियों का सेकंड पार्ट, वो कि क्या कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए समान है, क्योंकि सेक्शन विधियाँ हैं वो क्या कि लेवल फर्स्ट में वही आएंगी और लेवल सेकंड के अंतर्गत वही टॉपिक हैं। तो चलो हम करते हैं आज का हमारा फर्स्ट ओल्ड पेपर। तो मौन वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि मौन वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखें कि स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ज्ञान की प्रीति को विस्तृत करना, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, अवकाश का सदुपयोग करना सीखता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि यानी कि मौन वाचन के लिए एक असत्य कथन बताया गया है। फिर इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो स्वाध्याय में रुचि बढ़ना ये बिल्कुल राइट है, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना ये भी बिल्कुल राइट है, और मौन वाचन के अंतर्गत क्या है कि भी अवकाश है उसका भी सदुपयोग करना बच्चा सीख जाता है। लेकिन क्या कि सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, असत्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 3 नंबर। फिर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या कि अनुभव किया जाता है। तो ये क्या कि सेकंड ग्रेड 2018 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो इसमें क्या कि अभिक्रमित अनुदर्शन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर तथा खंडान्वय प्रणाली और व्याख्यान प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो इसमें से कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, वो गीत और नाट्य प्रणाली। यानी कि नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर क्या कि कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली तो वो कौन सी है, गीत तथा नाट्य प्रणाली। क्योंकि एक छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कि हम गीत के माध्यम से गीत गा करें या नाटक कर करके कोई भी चीज़ है वो हम आसानी से सिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा कि व्याकरण शिक्षण किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या है कि व्याकरण शिक्षण किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो वो कौन सी होगी भाई, वो होगी अव्याकृत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली और निगमन प्रणाली। तो इसका रहेगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो ये क्वेश्चन क्या है कि भी रीट 2022 के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि रीट 2022 के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका क्या है कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। ये पेपर है मेरे पास है, तो देखो कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। थोड़ा सा सही करती हूँ, थोड़ा सा इसमें बड़ा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। ये देखो क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं। निगमन प्रणाली को, अव्याकृत प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, आगमन प्रणाली को। तो इसका सही आंसर भी कौन सा रहेगा, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये क्या है कि 2022 का पेपर है, ये मैंने खुद दिया था। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कहीं पर भी क्या है कि आप सर्च मार के देख लेना कि 2022 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया। और ये क्या कि 2018 में भी आया और 2022 के अंतर्गत आया, इसीलिए मैं क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अवगत करवा रही हूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ है उसको स्पष्ट करने की विधि है, तो वो कौन सी विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो वही कौन सी है, एलन और यू। कौन है, एलन और यू।
ये क्या है कि भी सेकंड ग्रेड 2017 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो क्या है कि प्रथम में, द्वितीय में, षष्ठ में या चतुर्थ में? तो इकाई विधि है उसके चतुर्थ सोपान में क्या है कि गृह कार्य प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है तो कौन सा होगा? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो इसका सही आंसर कौन सा है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो वो कौन सा होगा? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर स्वयं से ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर या अनुनासिक के नियम बताकर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि स्वयं से ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, यानी कि 3 नंबर रहेगा। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो विश्लेषण विधि में, शब्द शोध विधि में, संश्लेषण विधि में या आगमन विधि में? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि के अंतर्गत क्या है कि उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं कि रचना शिक्षण है इसके कितने मुख्य रूप होते हैं? तो वो होते हैं 2 होते हैं। रचना शिक्षण कितने होते हैं मुख्य रूप? तो 2 होते हैं। रीट लेवल सेकंड यानी कि रीट लेवल 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि निगमन विधि, फिर कौन से है? निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ नहीं कह सकते, युक्त कोई नहीं है। तो कौन सी है निगमन विधि? मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि निगमन विधि के अंतर्गत क्या है कि नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। ये भी क्या है कि भी रीट लेवल सेकंड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, यानी कि व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि और उपयुक्त में से सभी। तो व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन से? आगमन विधि है। क्यों है कि भी इसमें क्या कि सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद क्या कि उसके नियम बताए जाते हैं। फिर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आपके क्या जिम्मेदारी मानते हो? नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके, नंदनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20 बार लिखना, नंदनी को समझाना कि बर्तन की शुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, नंदनी को समझाना कि बर्तन की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सकें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 के किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? यानी कि किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य की गोष्ठी की जा सकती है? तो सैनिक विधि, समूह शिक्षण विधि, ध्वन्यात्मक विधि और दूरस्थ शिक्षण विधि। तो इसकी कौन सी भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए तो कौन सी रहेगी? 4 नंबर रहेगा दूरस्थ शिक्षण विधि। ये क्या कि सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना। सभी क्वेश्चन अच्छे मन लगाकर इन्हीं शिक्षण विधियों से क्या कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा कि कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, साहचर्य विधि, समवाय विधि और प्रदर्शन विधि। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? हमारा प्रदर्शन विधि। फिर है कि अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये क्या कि सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि अनुवाद किया जाता है। मानो कि कोई श्लोक है उसका अनुवाद करेंगे, श्लोक तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये श्लोक है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है ये हमें नहीं पता होता है। तो क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर,
फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बोध स्तर। यानी कि बोध स्तर को ध्यान में रखकर ही क्या के चिंतन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा शिक्षण वीडियो के मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखाने और आपको समझाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको पता चले कि रीट लेवल और रीट लेवल 2, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में कि शिक्षण वीडियो से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको रूबरू कराने का मेरा यही उद्देश्य है। चलो वीडियो अच्छी लगी होने तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब करियो भाई। अगर आपको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए हिंदी और शिक्षण वीडियो के तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके एकेडमी, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हो, आपको क्या कि तुरंत ही में आपके नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ही मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद सभी को। राधा राधा।